मेटालिक इरिटेंट्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ और सीक्यू हैं वो आर्सेनिक, मरकरी और लेड है। इन तीनों में से जल्दी से आपका सीक्यू आ जाता है, एमसीक्यूज़ आ जाता है, बाकी इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ ही आते हैं। तो ये ग्रे कलर का होता है, नॉन पॉइजनस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये जीआईटी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये पॉइजनस तब बनता है जब इसके ऑक्साइड्स वाइट आर्सेनिक बना देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है जो कि कंबाइन करता है सल्फाइडल ग्रुप के साथ, सल्फाइड और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को खत्म कर देता है। ये ऑलमोस्ट हर मेटल का मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें स्पेशली ये होता है कि पायरुविक एसिड की कम्युलेशन हो जाती है क्योंकि वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑक्सीडेटेड डीकार्बोक्सिलेशन को खत्म कर देता है। बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आर्सेनेट। उसके बाद साइन सिम्टम्स इसके बिल्कुल कोलरा से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसके साथ जो सी कंडीशंस हो सकती हैं वो अपेंडिसाइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, गुलियन बैरल सिंड्रोम है, या थेलियम पॉइजनिंग इसके साथ हो सकती है, या अल्कोहल पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, या पोरफायरिया इसके साथ हो सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो 20 से 30 मिनट तक में आते हैं और ये सब एक्यूट भी हो सकते हैं या नार्कोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सब एक्यूट यानी कि जब अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाए जहर देने के बाद भी तो उसमें कुछ कम डिग्री के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। मगर अगर 7 से 10 दिन हो गए हैं तो उसकी डेथ हार्ट फेलियर या वीकनेस या केशियस से भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नार्कोटिक सिम्टम्स ये है कि जब आर्सेनिक को उसने ज़्यादा डोज में ले लिया हुआ है और वो अब्जॉर्ब हो गया तो उसमें जीआईटी सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आएंगे। नार्कोटिक के सिम्टम्स आएंगे जैसे वर्टिगो हो गया, हेडिक हो गया, स्पैज़म हो गया और डेथ भी हो सकती है 2 से 3 घंटे में। इसकी फेटल डोज 120 से 200 मिलीग्राम है और फेटल पीरियड डिफर करती है। नार्कोटिक फॉर्म में 2 से 3 घंटे होते हैं, गैस्ट्रिक फॉर्म में 12 से 48 घंटे और सब एक्यूट फॉर्म में 7 से 10 घंटे। इसके सिम्टम्स एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स को हम डिले कब हो सकते हैं, जब वो फूड के साथ लिए जाएँ आधे घंटे के लिए। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, एपिगैस्ट्रिक हो गया, यहाँ पे बर्निंग पेन हो जाएगी। उसके बाद वॉमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल नोजिया होगा और जो स्टमक कंटेंट होंगे उसमें बाइल हो सकता है या म्यूकस स्टेन्ड विद ब्लड, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्स्ट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वोमिटिंग को बहुत ज़्यादा इंड्यूस करता है पानी पीने पे। डायरिया विद टिनिस्मस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरिया के साथ कुड़ुल पड़ जाते हैं इंटेस्टाइन्स में, पंजाबी में कहें तो। और एनल इरिटेशन होगी, राइस वाटर स्टूल बार, हाँ दफ़ा एमसीक्यू आया हुआ है इसका। और उसके बाद ये ओरल और बाउल दोनों से पानी की लॉस करवाता है जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन फील होती है, लेग में क्रैम्प्स आ जाते हैं और ओलिगोयूरिया आता है। और मोस्टली इसमें एंड स्टेज सिम्टम्स कन्वर्जेंस या कोमा हो सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं आप वार्म वाटर से, और मिल्क इस वजह से देना चाहिए क्योंकि वो आर्सेनिक पार्टिकल्स को म्यूकस मेम्ब्रेन से रिमूव करवाता है। इसका एंटीडोट आपने सबसे पहले लिखना चाहिए जब भी क्वेश्चन आए, क्योंकि इसके 2 मार्क्स होते हैं। फेरिक प्रेसिपिटेंट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये इसका एंटीडोट है जो फेरिक आर्सेनेट बनाता है। और चारकोल भी आप दे सकते हैं। अल्कलीज आपने बिल्कुल नहीं देनी, डिमल्सेंट जैसे कि बटर हो गया या दही होगी आप दे सकते हैं। बाल दें, डायमर्क कार्पोल दें, IM देना आपने, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और पोस्टमार्टम में आपने कितनी क्वांटिटी इंजेस्ट की है या उसका टाइम कितना ट्रैवल हो सकता है ये हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सटर्नली हमेशा हमारे पास आइस श्रंकन मिलेंगे आपको, डिहाइड्रेशन होगी, साइनोस्पोडी होगी, जॉन्डिस भी हुआ हो सकता है, रिगर मोर्टिस ज़्यादा होगा। इसका ये एमसीक्यू भी बहुत दफ़ा प्रॉफ में आया कि रेड वेलवेटी अपीयरेंस होगी एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में, और एडिमेटिस होगा, स्वॉलन पैचेस होंगे। और उसके बाद पीटेकियल हेमरेजेस भी आपको म्यूकोजा में मिल सकते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम इन्फ्लेम्ड होंगी। पीटेकियल हेमरेजेस आपको सब एंडोकार्डाइटिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। हेमरेजेस इन एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ये सारी नॉट इंपॉर्टेंट, इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये यूक्यू है, आया हुआ है कभी। पेन इन द थ्रोट हो सकती है, इसकी उल्टी से पहले होगी, उसकी उल्टी के बाद में होगी। उल्टी के साथ इससे डायरिया हो सकता है, उसमें हमेशा डायरिया होगा कोलरा में। और वॉमिटिंग बैटर में जिस तरह पहले पढ़ चुके हैं, म्यूकस है, बाइल हो सकता है, या ब्लड टेन विद म्यूकस स्टेन विद ब्लड या स्ट्रीक ऑफ ब्लड। उसके बाद वाटरी होगा, इसमें कोई ब्लड नहीं होगा। इसमें राइस वाटरी स्टूल अर्ली स्टेज पे ही आ जाएंगे, उसमें थ्रू आउट लाइफ में होंगे। उसके बाद इसमें आइज़ कंजस्टेड होंगी, इसमें कोई कंजेशन नहीं होगी। उसके बाद आए थे क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, बहुत दफ़ा आ चुका है, 4 से 5 दफ़ा आ चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। ये प्लम्बिज्म में आया हुआ है, साइन सिम्टम्स ऑफ अक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग आया, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसके साइन सिम्टम्स क्रॉनिक पॉइजनिंग में आपके पास इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं 4 स्टेजेस में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसकी जो पहली स्टेज होती है वो न्यूट्रिशनल होती है और जीआईटी यानी कि आपके सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नोजिया हो गया, इंटरमिटेंट अटैक्स होंगे, वॉमिटिंग के लिए नोजिया को ही कहते हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो कैटरल चेंजेस होते हैं यानी कि आपकी आइज़ की कंजेशन हो जाती है, आइज़ की कंजेशन हो जाती है, रनिंग ऑफ आइज़ और नोज़ होगी यानी कि बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे, नाक बहेगी, कफिंग होगी, खांसी आएगी, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी और ब्रोंकियल कैटरेक्ट हो जाएगा। जो स्टेज 3 है इसमें स्किन इरिटेशन हो जाएगी इरप्शंस के साथ, और उसके बाद ब्राउनिश पिगमेंटेशन हो जाएगी जिसे रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफ़ा आया हुआ है। इसमें हाइपर कैरेटिनोसिस हो सकती है। तो स्किन चेंजेस का तो एक अलग से यूक्यू आया हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन में इरप्शंस होंगी और नेटल रैश हो सकता है। और उसके बाद इसमें जो एक्सपोजर होगा उसमें ब्राउनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो जाएगी। एडिसन डिजीज़ में भी इसे हम गलती से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हाइपर कैरेटिनोसिस ऑफ द पाम और सोल हो जाती है। उसके बाद बाल्डनेस भी हो सकती है, ब्रिटलनेस ऑफ द नेल भी हो सकती है। इसमें मीज़ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो वाइट बैंड्स आ जाते हैं आपके नेल के फिंगर्स में,
जिस तरह अभी आपको थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं है। इसमें बस ये है कि उसमें ग्रोथ होगी नहीं, नॉर्मली जो आपको नज़र आ रहे होते हैं उसमें तो आ जाती है इस तरह वाइट करके। 4th स्टेज में आपकी नर्व डिस्टर्बेंस होगी, जिसमें टिंगलिंग आ गई है, नमनेस ऑफ द हैंड हो जाती है, फीट की हो जाती है, और टेंडरनेस ऑफ द मसल हो जाती है। आर्सेनिक न्यूराइटिस बन जाता है इसमें, यानी कि अल्कोहलिक न्यूराइटिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इवन यहाँ पे अल्कोहलिक के साथ आपको यूक्यू आया हुआ था एक दफ़ा लेड पॉइजनिंग में, जिसे हम इडियोसिक्रेसी भी कहते हैं, कि लेड वाले पर्सन में ज़्यादा सिम्टम्स कैसे आते हैं, या आप आरएक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नेवर कन्फ्यूज इट विद आर्सेनिक। ठीक है, तो इसमें हेडेक होगी, आपके पास ड्राउजीनेस आ जाएगी, वही सीएनएस सिम्टम्स आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हाथ और पाँव में सिम्टम्स आएंगे, और उसके बाद किडनी में आप देख सकते हैं, किडनी और बोन मैरो में इसके सिम्टम्स आ जाएंगे, और लिवर में भी डिप्रेशन हो जाएगी किसी न किसी स्टेज पे। ट्रीटमेंट बहुत आसान है कि इसे आपने बाल देनी है, और पर्सन को तो सबसे पहले आप रिमूव करें उसके एक्सपोजर से, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, इंट्रावेनस सोडियम दे सकते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने करना है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में रिटार्डेशन ऑफ डिकम्पोजिशन होगी, यानी कि आपको आर्सेनिक और पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगी, ठीक है, और इतनी ज़्यादा रिटार्डेशन नहीं होगी इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग में। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एनीमिया होगा, फैटी डीजनरेटिव चेंजेस आएंगी, जीआईटी की कंजेशन हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक में आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी दिखाई दे सकती है क्रॉनिक इफेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद स्किन चेंजेस आएंगी, और सैंपल्स आपको जैसे कि हेयर हो गए, बल्ब्स हो गए, कंप्लीट नेल्स हो गए, और मोस्टली जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं लोअर शाफ्ट ऑफ द फीमर, ये आपको वहाँ से सैंपल्स मिल सकते हैं। ये भी एमसीक्यू है। मेडिको लीगल इसका बहुत ही आसान है कि ये आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, इस वजह से होमिसिडल पॉइजन भी हो सकता है। इसे आप पान में या कॉफ़ी में या टी में आप मिला के दे सकते हैं, जो बादशाहों के टाइम पे भी दिया जाता है। अबॉर्टिफिसेंट यानी कि इन्फेंटिसाइड बच्चों को मारने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, कैटल पॉइजन भी हो सकता है, लव फिल्टर भी हो सकता है। ये एक बादशाह की कहानी थी, उसकी वजह से जो रोमन एम्पायर का था। और एक स्टूपिफाइंग पॉइजन भी यूज़ हो सकता है। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा आसान है कि बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है, लीथल डोज इसकी बहुत कम है, 120 mg है, और ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। इसे आप किसी भी फूड में, ड्रिंक में या पान में आप दे सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स आधे घंटे के बाद आना शुरू हो डिले यानी कि आधे घंटे के लिए सप्रेश हो जाएंगे, जैसे हमने पहले बात की थी। तो एक्यूट पॉइजनिंग में आपको कोलरा के साथ इसे कंफ्यूज भी किया जा सकता है। एडवांटेजेस आपसे ज़रूर पूछ सकता है एज अ सेपरेट सीक्यू। डिसएडवांटेजेस में ये होगा कि ये प्रोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देता है, तो इसमें पूरी बॉडी जो सी होती है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और बड़ी मुश्किल होती है इसकी डिटेक्शन, जिनमें साल लग जाते हैं फिर जाके डिटेक्ट होता है। तो ये रेजिस्टेंट होता है हीट का, और चार्ल्ड बॉडी में यानी कि बर्न बॉडी में सिर्फ इनकी ज़्यादा जल्दी डिटेक्शन हो सकती है। और ये हेयर, नेल, बोन्स और स्किन और जहाँ पे भी हो वहाँ पे अवेलेबल होता है, बट इसकी डिटेक्शन बहुत मुश्किल होती है। मर्क्यूरिक साल्ट या पारा या क्विकसिल्वर ये लिक्विड मटेरियल होता है। ये नेचुरली जो मेटल सल्फेट की फॉर्म में कनाबर या रस सिंदूर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो मेटालिक फॉर्म होती है वो इसकी पॉइजनस नहीं होती, क्योंकि जब इसे स्वेलो किया जाता है तो इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और इसके जो वेपर होते हैं जब आप उन्हें इनहेल कर लें या उसे स्वेलो कर लें तो वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉल्ट्स इसके कोरेसिव की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटालिक सॉल्ट्स हैं जैसे चौमेल हो गया या कॉमेल हो गया, वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते और लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म इसका ये कोरेसिव एक्ट कर सकता है, एमसीक्यू है। बाकी मैकेनिज़्म इसका बिल्कुल सेम है बकाया मेटल्स की तरह। इसके साइन सिम्टम्स हम सबसे पहले सीएनएस के याद करते हैं, जिस तरह के कन्वर्जन्स आ सकती हैं, और बकाया रिटर्न्स की तरह सिम्टम्स हो सकते हैं इसके। दिमाग के बाद हमेशा दिल की याद रखनी चाहिए। तो दिल में हमेशा कोलैप्स हो जाएगा बाय कोल्ड क्लैमी स्किन और पेल एंक्शियस फेस, ठीक है। डायलेटेड पीपल होंगे, संकन आइज़ होंगी, और एनोक्सिया होगा क्योंकि उसमें आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, और सिंकपी यानी कि बेहोश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीआईटी सिम्टम्स जो मोस्टली सब में सेम ही है। एक मेटालिक टेस्ट इन माउथ होगा, और थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन होगी, या आप सब में लिख सकते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया आप हर मेटल में लिख सकते हैं, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती नहीं है और केमिकल ट्रिगर जोन को एक्टिव करवा देती हैं। ये फार्मा की बात है, बट मोस्टली यही वजह होती है कि हम ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। कुछ ऐसे होते भी हैं ड्रग्स जो नहीं भी करते, लेकिन ये खैर फार्मा में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। माउथ, टंग और जो फेसेस और लिप्स होते हैं वो उसमें इरॉड हो जाते हैं। अच्छा, अगर दूसरा या तीसरा दिन हो जाता है, पर्सन अगर इनिशियल अटैक इसका सरवाइव कर जाए, तो क्या सिम्टम्स आते हैं? वो भी इसके जीआईटी सिम्टम्स होंगे या नेफ्रोटिक सिम्टम्स होंगे। जीआईटी सिम्टम्स क्या होंगे कि सैलिवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगा, और इन्फ्लेम्ड गम्स आ जाएंगे,
याद रखें, अगर आपके पास ब्लू लाइन गम्स आते हैं तो कौन सी पॉइजनिंग है, और अगर आपके पास ग्रीन लाइन गम्स आते हैं तो कौन सी पॉइजनिंग है। ग्रीन लाइन कॉपर में है, ब्लू लाइन आर्सेनिक में है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, इसमें लूजनिंग ऑफ द टीथ हो सकती है, लेकिन फॉसी जॉ से आपने से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फॉसी जॉ क्या है। यूरिन में एल्ब्यूमिन होगा, ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट हो गया। फेटल डोज इसकी 1 से 2 ग्राम होती है और फेटल पीरियड डेज तक होता है। ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है कि आपने स्टमक वॉश करना है विद सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फो ऑक्साइड के साथ। ठीक है। डिमल्सेंट दे सकते हैं जैसे कि एगल्ब्यूमिन, जिस तरह हम सब में देते हैं, चारकोल भी दे सकते हैं, बाल भी दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ शॉक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने साथ साथ उसका करते रहना है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपने देखना है कि कितनी ज़्यादा उसने इंजेक्शन की हुई है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो वो क्रेसिव पॉइजन की तरह एक्ट करेगी, यानी कि इरिटेंट पॉइजन के इतने ज़्यादा सिम्टम्स एविडेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे टंग वाइट हो जाएगी, माउथ में आप वो ग्रेइश वाइट हो जाएगा। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई होगी, अल्सरेशन होगी, इवन गैंग्रेस बन जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेज। और लिवर और हार्ट में फैटी डीजनरेशन हो जाती है। किडनी में टॉक्सिक नेफ्राइटिस हो जाएगा। इसके बाद क्रॉनिक पॉइजनिंग बाय मर्करी, ये भी इम्पोर्टेंट यूक्यू है, आया भी हुआ है, तो ये अभी हम कर जिस तरह के आप ये देख सकते हैं इसका एक यूक्यू आया हुआ है क्रॉनिक मर्करी पॉइजन में, जिसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने बतानी है और एक स्पेशल डायग्नोसिस इसका बनाना है। ठीक है। स्पेशल डायग्नोसिस आप पारिक से देख लीजिएगा। जो गम लाइनिंग, सॉरी, इसमें ब्लू ब्लैक होती है, आर्सेनिक में ब्लू ब्लैक नहीं होती। ठीक है। और मर्क्यूरिक लेंटिस हो जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ द कैप्सूल ऑफ द आइज ऑफ द लेंस। ठीक है। यानी कि आइज़ के कैप्सूल की जो लेंस है ना, उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी क्योंकि उसमें मरकरी की डेपोजिशन हो जाती है। ठीक है। बकाया वही जो सेम है सब में, मेटालिक टेस्ट हो जाएगा, इंक्रीज एलिवेशन हो जाएगी, लूजनिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, जिंजेवाइटिस हो जाएगा, जिंजेवा की यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके रिथिज्म हो जाएगा, यानी कि आपके मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसमें पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस होगी, शाइनेस होगी। और ये यानी कि जो मिरर इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है। और इसमें हेटर स्नेक फिनोमेना या मर्क्यूरल ट्रेमर्स, ये आपका एमसीक्यू में बहुत दफ़ा आया हुआ है, यानी कि उसमें कोर्सी इंटेंशनल ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट के दौरान। ठीक है। इसमें हाथ, उसके बाद आपके बाजू और ज़ुबान, और बाद में उसके बाद टांगे, इनमें बहुत ज़्यादा कोर्स इंटेंशनल ट्यूमर्स आ जाएंगे। ठीक है। इसमें यानी कि इस वजह से नाम दिया गया क्योंकि जो हैट इंडस्ट्री में वर्कर्स थे उनमें ज़्यादा पाया गया। नेफ्राइटिस हो जाएगा और उसके बाद स्किन इरिटेशन होगी, अबॉर्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ट्रीटमेंट इसकी यानी कि इन्वायरमेंट से आपने जल्दी से रिमूवर करनी है, यानी कि जो पर्सन है उसे एक्सपोजर उसका ख़त्म करवाना। उसके बाद इसकी एलिमिनेशन आपने बहुत करनी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने हैं। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में यानी कि जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी और ट्यूबरल नेफ्राइटिस हो सकता है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट नॉट इम्पोर्टेंट। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आएगा, एसेप्टिक प्रिपरेशन में आ सकता है, या तो ये वही इन्फेंटिसाइड या अबॉर्टिफेसेंट में यूज़ हो सकता है। इसकी अब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन हो सकती है, यूज़ एज अ आईवी डायरेटिक हो सकता है। सुसाइडल या होमिसाइडल रेयर ही होते हैं। साथ में लड कर लेते हैं सीसा, ये अगेन वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ब्लैक स्टूल्स इसमें होते हैं, ब्राउन स्टूल्स थेलियम में होते हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ये पॉइजनस इसके यूजुअली सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं वो वॉलेटाइल लेड होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान होता है कि कैपिलरीज और आर्टरियोल्स का स्पैज़म करवा देगा, और उसके बाद ये टॉक्सिक इफेक्ट तब शो करेगी जब इसकी फिक्सेशन हो जाएगी किसी टिश्यू में, जैसे कि ब्रेन हो गया या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। इसका रूट बहुत ज़्यादा हो सकता है, या आसान है कि या तो आप खा लेंगे या तो इनहेल कर सकते हैं, या उसकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसके बाद इसके सिम्टम्स
अगेन हम वैसे ही सा याद करते हैं, CNS में हेडिक होगी, ब्राउजनेस होगी या पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड एनसेफेलोपैथी हो जाती है, जैसा टेट्रा इथाइल लेड पॉइजनिंग है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, जिसमें हेडिक होगी, नींद नहीं आएगी, माउथ, फिंगर्स और ये आइज़ का आपका ट्रेमर्स हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगी और विजन लॉस हो जाएगी, हेलुसिनेशन हो जाएगी, एनयूरिया हो जाएगा, मतलब बिल्कुल यूरिन नहीं बनेगा और डेथ भी हो सकती है। एनयूरिया की वजह से ही हम इसमें हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें अब बकाया सिम्टम्स है वो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं, यानी कि लेग्स में क्रैम्प्स आएंगे और पैरालिसिस ऑफ लिम्ब हो सकता है इसमें। GIT सिम्टम्स वही जो बाकी सब में कॉमन है, यानी कि मेटालिक टेस्ट आएगा माउथ में, ड्राई माउथ हो जाएगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया आपने सब में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा होगी। ब्लैक स्टूल्स इसमें होते ही क्यों हैं? क्योंकि लेड सल्फेट होता है उसमें, ठीक है। ऑफेंसिव स्मेल उसमें से आ रही होती है। और GIT सिम्टम्स इसमें कम हो जाएंगे इन केस ऑफ टेट्राइथाइल लेड पॉइजनिंग, जैसे लेड एनसेफेलोपैथी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसकी फेटल डोज 20 ग्राम लेड कार्बोनेट में होती है, लेड एसीटेट में होती है, 4 ग्राम लेड कार्बोनेट में होती है, और टेट्राइथाइल लेड में तो सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही काफ़ी होते हैं। उसके बाद फेटल पीरियड इसका यानी कि मुश्किल ही होता है, 2 सेकंड और 3rd डे में होता है, ठीक है। डेथ मुश्किल होती है इसमें। ट्रीटमेंट में आपने गैस्ट्रिक लवाज कराना है सोडियम या मैग्नीशियम सल्फेट से, मॉर्फिन या एट्रोफिन आपने देनी है उसे अगर पेन हो रही है कॉक्लिक। और उसके बाद डाइट में आपने या तो मिल्क दे देना या कैल्शियम या विटामिन D दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो कैल्शियम लेड कॉम्प्लेक्स जो बोन में बने हुए हैं उनको तोड़ सके। उसके बाद आप EDTA दे सकते हैं, पेंसिलामिन दे सकते हैं, ये भी आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड अगर आप स्किन के ऊपर स्प्रे करेंगे केरोसिन के साथ तो वो उसकी पॉइजनिंग ख़त्म करवा देगी स्किन में। पोस्टमार्टम अपीयरेंस इसकी बहुत आसान है कि इन्फ्लेम GIT ट्रैक होगा, उसके साथ साथ GIT मिकोजा की इरोजन हो जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लैक कलर फीसेस आएंगे। ये प्लम्बिज्म आपसे बहुत दफ़ा पास पेपर में पूछ चुका हुआ है, सेचुरनिज्म और सेट्राइन पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग ज़्यादातर क्रॉनिक टाइप की ही होती है, क्योंकि उसके सोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि टायर ठीक करने वाले हो गए, बैटरी बनाने वाले हो गए, डायमंड को कट करने वाले हो गए, या कार वेल्डिंग्स वाला मोस्टली आपसे पूछ सकता है। इनमें ज़्यादातर होती है, या तो वो पेंट की कोई इन्हेलेशन कर लें, इन्हेलेशन से भी हो सकता है, टेनिंग हो सकती है, या डाई मैन्युफैक्चरिंग जो उनसे करवा रहे होते हैं पेपर इंडस्ट्री में वहाँ पे हो सकती है, या टिन के घी जो बना रहे होते हैं टिन अनस्टिल्स में और हाउस होल्ड्स के लिए, तो उनमें बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। जो लेड की मोबिलाइजेशन होती है इन द स्टोर्ड बोन इन एसिडोसिस के केस में, यानी कि बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है।